देखो, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 के 3 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को। तो देखो, 3 के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब हमें कोई दो संख्या ज्ञात करनी है जिनको जोड़ेंगे तब तो 27 आएगा और उनको गुणा करेंगे तो 182 आता है। तो देखो, ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखो, जिनका योग 27 दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, देखो हमें पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं। तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हमारी x हो गई। अब हमारे पास में दूसरी संख्या क्या होगी। पहली को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारे पास में हो जाएगी 27 माइनस का x। तो ये दूसरी संख्या 27 माइनस x क्यों हुई। देखो, कोई भी दो संख्याओं का योग 27 है। जैसे मान लो कोई भी दो संख्या है जिनका योग हमें 27 निकालना है। तो देखो, एक संख्या हम 20 मान लेते हैं। एक मान ले, पहली संख्या हमने 20 मान ली तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 27 में से पहली संख्या को माइनस ही तो करेंगे तो तभी तो दूसरी संख्या आएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 7। मतलब टोटल में से हम पहली संख्या को माइनस करेंगे। और यही मैंने यहाँ पे किया है कि पहली को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को जिनको योग था उसमें से पहली संख्या घटा दी। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x। और हमें दे रखा है कि जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो x को गुणा करेंगे हम किससे, दूसरी संख्या से। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दो। 27 माइनस का x गुणा बराबर 182। इनका गुणनफल कितना था, 182 के बराबर था। फिर देखो, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले करना पड़ेगा 27 से। तो x को 27 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27x। फिर x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर बराबर 182। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है तो इधर आगे भेज दो। इस 27x को और माइनस एक्स स्क्वायर को 182 की तरफ भेज लो। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, इधर माइनस का था बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 27x प्लस का था, इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 27x। 182 अपनी जगह पर ही रही। तो ये 182 प्लस का था तो 100 प्लस का ही रह जाएगा, 182 प्लस का ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम गुणनखंड विधि की सहायता से कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम ले जा करके लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। 182 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 182 ही आएगा। अब 182 के पहाड़ा कितने बार बोल रहे हैं कि हमारे उनको जोड़ने या घटाने से 27 आई। ये देखो, ये बड़ी संख्या हो गई, सीधा तो पता चलेगा नहीं। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 182 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, ये कितने से भाग जाएगा, इसमें जाएगा 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 एकम 91। तो 91 में कितने का भाग जाएगा, 91 में चला जाएगा, देखो 7 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार। और 13 में किसका, 13 का ही भाग जाता है 1 बार। तो देखो इसके क्या क्या टुकड़े हो गए, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 14 और 1 है 13। अगर हम वापस से इनको गुणा करेंगे तो 182 आएगा और इसके टुकड़े हो गए 14 गुणा 13। तो क्या हमको इनको जोड़ने पर हमारा 27x आता है। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 भी आता है। तो हमें माइनस का लेके आना है, तो मैं माइनस का 14x और माइनस का 13x लिख दूंगा, क्योंकि 27 का x बनाने के लिए माइनस का भी साथ में चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस निशान आएगा माइनस का, और 14x को और 13x को जोड़ेंगे तो 27x भी आ जाएगा। अब 27x की जगह पे हम 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा हिस्सा का हिस्सा, माइनस 27x की जगह पे लिख देंगे 14x, फिर माइनस का 13x प्लस का 182। तो पहले 2 का जोड़ा बना दो, फिर अगले 2 का। इनमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, x हमारा कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे x बचेगा और यहाँ 14x से x कॉमन आया तो क्या बचा, सिर्फ 14। फिर देखो अगले में से माइनस कॉमन ले लेंगे और 13 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 182 को हम 14 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो 13 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x। ये प्लस का माइनस कॉमन आया तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और 182 से 13 कॉमन आ गया, 13 कॉमन आया तो कितना बचा, 14 बच गया। ठीक है, तो
अब जो बाहर है इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर दो, x माइनस 13, और जो दोनों सेम है एक बार उसको लिख दो, x माइनस का 14। अब दोनों के बराबर में अलग अलग जीरो रख के इसको सोल्व कर लो। इधर इसको करेंगे x बराबर 14, x माइनस 14 बराबर 0, तो x की इधर से वैल्यू आ जाएगी, इधर पक्षांतरण करोगे 13 और इसको इधर से पक्षांतरण करोगे तो 14। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक संख्या तो हो गई 13 और एक संख्या हो गई 14। अब इन दोनों संख्याओं का योग हमारा 27 होता है और इनका गुणनफल 182 होता है, तो वो संख्या 13 और 14 हो गई। देखो इसमें चौथा प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो क्रमागत क्या होता है, क्रम से, धनात्मक जो प्लस के होते हैं, पूर्णांक मतलब वो संख्या। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है जैसे कि 1 हो गया, 1 के बाद क्रमागत क्या आएगा 2। अगर जैसे कि मान लो 5 एक पूर्णांक मान लिया, 5 के क्रमागत अगला कौन सा आएगा 6, मतलब इसे क्रम से चलते जाएंगे, उसी को ही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, प्रश्न देखो चौथा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहले को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो ये x प्लस 1 कैसे हुआ, देखो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक मानो हमने 5 मान लिया, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत तो 6 ही होगा, तो 6 कैसे हुआ, 5 में 1 ऐड किया तभी तो 6 हुआ। तो उसी प्रकार पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। फिर प्रश्न में दे रखा है देखो कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इनके वर्ग, इनका वर्ग करने का मतलब इनका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 इसका स्क्वायर, इनके वर्गों का योग वर्ग कर दिया। अब इनको जोड़ दो, ये कितना है, ये 365 दे रखा है। तो अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला बन गया, तो उसको उस फॉर्मूले से सोल्व कर लो। देखो इधर ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो ये वो फॉर्मूला है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक्स गुणा 1 बराबर 365। यही होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 को x से करेंगे फिर 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x बराबर में 365। अब ये देखो एक इधर प्लस में है तो आगे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 में से ये एक इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, 365 में से एक घटेगा तो 364 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और 364 में भी 2 का भाग जाता है, तो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो या फिर इधर वाले से 2 कॉमन लेके इसके बट्टा में भेज दो, दोनों एक ही बात है। तो इस पूरे समीकरण को 2 से भाग ही कर दो आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 से भाग करेंगे तो बचेगा x बराबर कितना है 364। अब 364 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा 182। अब 182 इधर प्लस का तो इधर लेके आ जाओ बराबर के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बच गया। अब देखो इसको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं और पहले इस संख्या को लास्ट वाली संख्या से हम गुणा करते हैं। 182 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना 182 आ जाएगा। अब 182 के टुकड़े क्या होते हैं 14 गुणा 13, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो 182 के जो अभाज्य गुणनखंड करके टुकड़े निकाले थे 14 गुणा 13 ही तो आया, और 14 गुणा 13 इससे हमारा 1 भी बन सकता है। अगर देखो 14 में से मैं 13x को घटा दूं तो यहाँ पे देखो 14x में से 13x घटेगा तो सिर्फ x ही बचेगा और हमें x ही चाहिए यहाँ पे, तो लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा ऐसा का ऐसा, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस का 14x
माइनस का 13x माइनस का 182। तो पहले दो का जोड़ा बना दो और अगले दो का बना दो। तो पहले में से कॉमन लेंगे तो हम क्या कॉमन आ जाएगा, x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x बचेगा और 14x में से x कॉमन आया तो क्या बचा, सिर्फ 14 बच गया। इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 182 देखो 182 में 14 गुणा 13, 13 भी होता है और 14 भी होता है, तो 13 कॉमन ले सकते हैं हम। तो माइनस का 13 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो फिर क्या है कि जो इस ब्रैकेट में बचा है सेम टू सेम लिख दो। अब एक बार जो बाहर है इनको ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 13, और एक बार ये दोनों ब्रैकेट में सेम है एक बार इसको लिख दो x प्लस 14। अब अलग अलग इनके बराबर में जीरो रख के इसको सोल्व कर लो। तो x माइनस 13 बराबर 0 इधर इसको कर लो, x प्लस 14 बराबर 0 इधर इसको कर लो। तो हम इधर भेजेंगे, ये इधर माइनस का था तो आगे जाकर के हो जाएगा प्लस का 13, और ये x इधर माइनस का x प्लस 14, ये इधर प्लस का 14 था, आगे जाकर के हो जाएगा माइनस का 14। अब देखो हमारे x के दो मान आ गए, हमें क्या निकालना है, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो हम माइनस वाला तो ले नहीं सकते, हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि दिया गया है धनात्मक पूर्णांक। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 14, 14 नहीं 13, क्योंकि 14 तो माइनस का 14 तो हम ले ही नहीं सकते। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो वो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे हमारे, 13 और 14 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ही है। ठीक है, इसके आधार से 7 कम है, मतलब जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है हमारी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, कि एक त्रिभुज की बात हो रही है समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब इसमें कह रहा है कि इसका लंब जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, तो ये 90 डिग्री का मान लेते हैं। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण का मान हमें 13 दे ही रखा है। इस त्रिभुज को हम नाम दे देंगे ABC। अब देखो मान लो, माना, अब देखो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम दे रखी है, तो हम ऊंचाई को माने या फिर आधार को माने, हम आधार को मान लेते हैं। माना आधार बराबर x, हमने आधार को x मान लिया, और ये आधार है तो आधार को हमने x मान लिया। तो आधार को x मान लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो उसकी ऊंचाई या लंब एक ही बात है, तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आधार से 7 कम है। अगर आधार x है तो लंब कितना हो जाएगा, इससे 7 कम हो जाएगा, x माइनस 7। तो ये लंब कितना हो जाएगा, x माइनस का 7। अब देखो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, इसका सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण की जगह पे हम 13, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दो, बराबर आधार की जगह पे x, तो x और ऊपर स्क्वायर, प्लस लंब की जगह x माइनस 7, तो x माइनस का 7 ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। अब 13 का स्क्वायर आपको पता है, 13 को 13 से हम गुणा करेंगे तो 169 आएगा, बराबर ये इधर x स्क्वायर रह जाएगा। अब देखो ये x माइनस 7 है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो उस फॉर्मूले से इसको कर दो। देखो तो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 7, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया था ना, तो यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस का बना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अब इधर 169 ऐसा का ऐसा आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 14x। ठीक है, अब क्या है, अब ये 49 को इधर भेज दो, क्योंकि x के एक तरफ रह जाएंगे और संख्या के एक तरफ हो जाएंगे, तो 169। अब ये 49 इधर प्लस का था
तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 49 बराबर क्या बचा 2x² माइनस का 14x, यही बचा। अब 169 में से हम 49 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 घटेगा तो 0 बच जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 1 का 1, तो 120 बचेगा। बराबर में क्या है 2x² माइनस का 14x। अब देखो या तो इसमें से 2 कॉमन लेके इसमें भाग कर दो, या फिर पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दो, एक ही बात है। तो पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 120 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 60, और 2x² को 2 से भाग करेंगे तो सिर्फ आएगा x², 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 14 में हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 7x। अब ये 60 इधर है, इसको इधर लेके आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 7x, ये इधर प्लस का था तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 60। अब ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन गया जिसको हम गुणनखंड विधि से सरल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि x² के पास में जो होता है उसको हम लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 1 को हम 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 60 ही आ जाएगा। अब हमको 60 के टुकड़े करने हैं कि 60 किस किस के पहाड़े में आता है और जिसे हमें 7 भी बनाना है। तो 60 किस किस के पहाड़े में आता है, एक तो आता है 6 के में आता है 10 बार, और किसके में आएगा 30 के में आता है 2 बार। अगर ऐसे पहाड़े निकालोगे इससे बढ़िया आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 को करेंगे 5 से तो 1 बार। अब यही तो टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब देख लो कि एक बार तो इनको गुणा कर लो, 2 2 4, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12, तो एक तो 12 गुणा 5 इसका टुकड़ा होगा। तो अब देखो 12 गुणा 5 से क्या 7 बन सकता है। अगर 12 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। तो हम यहाँ पे 12 गुणा 5 से हम कर सकते हैं। तो 7x की जगह 7x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 12x माइनस का और माइनस का 5x, क्योंकि हमें माइनस का लेके माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 घटेगा 7, बड़ा 12 है तो 12 का निशान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x² का x² लिख दो, 7x की जगह पे माइनस का 12x प्लस 5x माइनस का 60, ठीक है। अब देखो इसमें पहले 2 का जोड़ा बना दो और फिर 2 का बना दो। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, पहले 2 में x कॉमन दिख रहा है, अगर x² से x कॉमन आ गया तो x बचेगा, माइनस अगर 12x में से x कॉमन आएगा तो सिर्फ 12 बचेगा। अब देखो 5x प्लस 60, 60 को हम 12 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 5 बाहर कॉमन आ सकता है, 60 में भी 5 होता है, तो 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचेगा, माइनस अगर 60 में से हमने 5 कॉमन लिया है तो 12 बचेगा, तो 12 बच गया। अब एक बार जो बाहर है इनको ब्रैकेट में बंद कर दो, x प्लस 5, और एक बार जो अंदर सेम है इनको एक बार लिख दो, x माइनस का 12। अब दोनों के बराबर में अलग अलग जीरो रखकर सोल्व कर लो। तो x प्लस 5 बराबर 0, इधर रख लो x माइनस 12 बराबर 0। अगर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, और x बराबर इसका करेंगे तो आ जाएगा 12। तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5 और 12, हमें पॉजिटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 12, ये तो आधार का मान हो गया। अगर लंब का मान निकालना है तो 12 में से आप 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा, अगर 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो इसका लंब आ जाएगा 5, ठीक है, समझ में आया। तो देखो 4.2 में छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब जो बर्तन बनाए गए हैं एक दिन में उसमें प्रत्येक नग की, मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत जो है, जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा है। तो यदि निर्माण उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या
और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो पहले देखो एक कुटीर दो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो अब कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, इसको हम x मान लेते हैं। तो लिख लो, माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या कुल निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? कुल निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस दिन जो लागत आई थी, तो लागत कितनी आई थी कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी है कि जो जितने बर्तन बने थे उसके 2 गुने से, बर्तन x बने थे तो उसका 2 गुणा कर दो, तो 2x, 2 गुने से कितना अधिक? 3 अधिक थी। तो उस दिन प्रत्येक नग के निर्माण की लागत 2x + 3 है। और हमें कुल खर्च उसमें दिया गया है। कुल खर्च कितना था? कुल खर्च हमारा 90 रुपये था। अब इससे देखो कि देख, कुल बर्तन बने x और प्रत्येक बर्तन का रुपए है 2x + 3 और टोटल जितने बर्तन बने थे उनके रुपए हैं 90। तो वो देखो एक बर्तन का x मतलब x बर्तन के रुपए कितने, x बर्तन बने हैं तो उसके टोटल रुपए कितने हैं? 90। तो हमें इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो x को गुणा करेंगे किससे? 2x + 3 और इसके रुपए कितने लगते हैं? 90। मतलब कुल बर्तन 90 बने थे और एक बर्तन का रुपये है 2x + 3 और टोटल रुपये है उसका 90। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, मतलब एक बर्तन के रुपये को टोटल बर्तनों से गुणा करेंगे तो जितने रुपये था, जितना खर्चा था उतना आ जाएगा। तो अब क्या है कि ये समीकरण को इसको सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो कैसे करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। फिर x को हम 3 से करेंगे तो प्लस का 3x बराबर 90। अब इस 90 को इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ पे 2x² + 3x - 90 बराबर 0। तो अब ये एक द्विघात बहुपद बन गया जिसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले 2 को 90 से गुणा करेंगे। अगर 2 को हम 90 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 180। अब हमें 180 के गुणनखंड करने हैं कि बीच में हमारा कितना 3x आ जाए। तो 180 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? देखो 180 में हम 2 का भाग देंगे तो 90, 90 में हम 2 का भाग देंगे तो 45, 45 में किसका भाग जाएगा? 45 में 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार? 15 बार। और 15 में फिर से 3 का चला जाएगा कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। तो हमें लिखना है, उनको ऐसे रूप में लिखना है कि उनको उनसे हमारा 3 बन जाए। तो देखो 2 को हम 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 5 को हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। तो देखो इनको गुणा किया तो कितना आया? 2 दूनी 4, 4 × 12। पहले 3 को गुणा किया तो 12, फिर देखो 5 को और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। तो क्या हमारा इससे 3 बन सकता है? अगर 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा। तो देखो हम इसको ऐसे लिख दें, 15x - का 12x। तो 15 और 12, अब साथ में x लाना तो x लिख दिया। अगर हम इनको घटाएंगे तो 3x ही आएगा। तो और 3x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x² + 3x की जगह पे अब क्या लिखेंगे? 15x - 12x - 90 बराबर 0। तो अब क्या है कि पहले 2 के पेड़ बना दो, फिर अगले 2 के बना दो। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2x² था तो 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया, प्लस x कॉमन आएगा तो सिर्फ 15 बचेगा यहाँ पे। अब देखो माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस कॉमन आ गया। अब x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो x कॉमन आएगा नहीं। तो देखो 12 और 90 में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? तो 12 और 90 में देखो हम देख सकते हैं कि हमारा 6 कॉमन आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? अगर 6 का देखो इसमें भी भाग जाना चाहिए, 90 में 6 का भाग जाता है क्या? पहले ये देख लो। 90 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6 और कितना 3 बचेगा और 0 उतारेंगे और फिर 5, 15 बच जाएगा। तो 6 में 90 में भी 6 आता है तो 6 ले लेंगे तो यहाँ पे 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 2x माइनस 12 कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस। अगर 15 से 90 में से हमने 6 कॉमन लिया तो कितना बचा था हमारा? 15, तो 15 बच गया। अब जो बाहर है एक बार इनको लिख लो,
x माइनस का 6 और एक बार जो सेम है इसको लिख दो 2x प्लस 15। ठीक है, अब देखो x का मान निकालने के लिए हम इसके बराबर में 0 रखेंगे। x माइनस 6 बराबर 0, इसको इधर सोल्व करेंगे और इसको इधर कर लो। देखो 2x प्लस 15 बराबर 0 रख के सोल्व कर लेंगे। अगर इसको इधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे, इधर ये माइनस का है तो आगे जा करके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो 2x, ये 15 आगे जाएगा तो माइनस का। अब ये गुणा में है, जो चीज़ गुणा में होती है उसको हम भाग में भेज सकते हैं। तो देखो x का मान यहाँ पे क्या आया है, -15/2 आया है। और x हमारा क्या था, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो माइनस में कोई बर्तन थोड़ी बन सकते हैं या बट्टा में थोड़ी आ सकते हैं। देखो x का मान 6 है तो पॉजिटिव इसका मान आ सकता है, क्योंकि देखो 6 बर्तन बना सकते हैं लेकिन -15/2 बर्तन थोड़ी बन सकते हैं। तो इसके लिए x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो कुल कितने बर्तन बने थे, कुल बर्तन बने थे हमारे पास में 6। तो कुल बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत पूछी है, तो लागत ये थी प्रत्येक नग की। तो यहाँ पे देखो 2x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 प्लस का 3। तो अब इसको गुणा कर दो, 6 को और 2 को गुणा करोगे तो 12 प्लस का 3, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो कुल बर्तन तो बने थे 6 और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत है 15। ठीक है।